आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। संसार के निर्माण को लेकर दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। भौतिकवाद में माना जाता है कि संसार का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, जबकि आदर्शवाद में आइडियलिज्म में माना जाता है कि संसार का जो आधार है वो चेतना में है, भौतिक पदार्थों में नहीं है। तो इन दोनों विचारधाराओं में लंबा संघर्ष दिखाई पड़ता है, तो उसी का एक सार आपके सामने रखने की कोशिश है। तो उसमें हम सबसे पहले आइडियलिज्म के एक बड़े विचारक प्लेटो के बारे में देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। प्लेटो जो है वो अपना एक सिद्धांत देते हैं, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, जिसको कि विज्ञानवाद कहा जाता है, जिसमें वो विज्ञानों के ऊपर 5 प्रकार से चर्चा करते हैं। ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान को देखते हैं, स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं, उद्देश्य की दृष्टि से देखते हैं, सत्ता की दृष्टि से देखते हैं, फिर रहस्य की दृष्टि से देखते हैं। और ये बता देते हैं कि जो भौतिकतावादी विचारधारा है वो स्वीकृत नहीं हो पाएगी, यानी अपना सिद्धांत देते हैं, उसके आधार पर वो बता देते हैं कि जो सत्ता है कहीं ना कहीं विज्ञानों से जुड़ी हुई है। इस तरह से भौतिकवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं काटने का काम करते हैं अपने विचारों को रख करके। वो बताते हैं कि अगर हम ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो अगर भौतिकवाद को मान लिया जाए, पदार्थों को मान लिया जाए कि ये जो संसार है, ये भौतिक जो पदार्थ हैं, इन्हीं से दुनिया का निर्माण हुआ है, ज्ञान का भी निर्माण इन्हीं भौतिक पदार्थों से हुआ है। तो प्लेटो कहते हैं कि अगर हम ये माने कि ज्ञान का निर्माण भौतिक पदार्थों से हुआ है, तो जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, उनके अंदर परिवर्तन होता रहता है, नश्वर होते हैं, वो मिट जाते हैं, लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते। जबकि अगर हम ज्ञान के बारे में देखें तो ज्ञान के अंदर नित्यता कैसे आएगी, एक जैसा ज्ञान कैसे होगा, और फिर उसके अंदर सार्वभौमता का भी गुण पाया जाता है, यूनिवर्सल होता है कहीं ना कहीं। तो वो तभी हो पाएगा कि जब हम भौतिक पदार्थों से हट करके ज्ञान को देखें। ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं, जो ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो विज्ञान ही ज्ञान के वास्तविक विषय हैं, यानी विज्ञानों से ही ज्ञान का निर्माण होता है। और अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर संसार को अगर आधार बना लेते हैं, संसार के पदार्थों को हम ज्ञान की उत्पत्ति का आधार बना लेते हैं, तो फिर संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसार के पदार्थ तो परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं। तो फिर ज्ञान के अंदर भी वो पहलू आ जाएगा। तो इसी आधार पर वो विचार करते हुए बताते हैं कि जो सत्ता का आधार कहा जाए, ज्ञान की उत्पत्ति का जो आधार है वो विज्ञान ही है। और ये विज्ञान कहाँ रहते हैं, तो अभी आपके सामने ये चीज़ स्पष्ट होगी। तो हमने ये देख लिया कि ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान के विषय विज्ञान ही हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से हमने विज्ञानों को देख लिया कि विज्ञान ही ज्ञान को आधार देते हैं, उत्पत्ति का वही स्वरूप है, यानी उत्पत्ति के कह सकते हैं कि आधार हैं। इन्हीं विज्ञानों से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से ज्ञान में कहीं ना कहीं सार्वभौमता आती है, नित्यता आती है। तो इस दृष्टि से काट देते हैं भौतिकवादी विचारधारा को। स्वरूप की दृष्टि से बताते हैं कि अगर हम स्वरूप की दृष्टि देखें तो विज्ञान सामान्य होते हैं, क्योंकि संसार को अगर देखा जाए तो संसार के अंदर विशेषता दिखाई पड़ती है, भेद दिखाई पड़ता है। तो भेद के अंदर अभेदता की, अभेद होने की स्थिति कौन पैदा करेगा? कहने का अर्थ है कि हमें, अगर हम देखें घोड़े को देखें तो अलग अलग नस्लों के घोड़े दिखाई पड़ते हैं, तो सबको घोड़ा ही कहा जाता है। तो किस वजह से कहा जाता है? वो विज्ञान की वजह से कहा जाता है, क्योंकि स्वरूप की दृष्टि से विज्ञान सामान्य होते हैं। सामान्य का मतलब है जैसे आम है, आम की अलग अलग नस्लें होती हैं, लेकिन सबके अंदर रस रहता है, सबको आम ही कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो सामान्य होते हैं, विज्ञान होते हैं, वो आम के अंदर उसकी विविधता में एकता लाने का काम करते हैं। आम अलग अलग तो होता है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं एक रूपता प्रदान करने का काम विज्ञानों के माध्यम से ही होता है। क्योंकि विज्ञान सामान्य होते हैं तो भेद से विशिष्ट अभेद की स्थिति आती है। भेद तो इस दुनिया में दिखाई पड़ता है, इस दुनिया के अंदर विशेषता दिखाई पड़ती है, अलगाव दिखाई पड़ता है, लेकिन सबको एक रूप करने का काम विज्ञानों की वजह से होता है। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यत्व की वजह से सबको मनुष्य कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के घोड़े हैं, लेकिन अश्वत्व की वजह से, क्योंकि सामान्य होता है, सबको अश्व ही कहा जाता है। अलग अलग प्रकार की गायें हैं, लेकिन गोत्व की वजह से, जो कि विज्ञान है, सामान्य रूप है, सबको गाय कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस संसार को आधार बनाते हैं, भौतिकवाद को लेकर के चलते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं भेद दिखाई पड़ेगा और फिर एकता की स्थापना नहीं हो पाएगी। और एकता को स्थापित करने का काम विज्ञानों के माध्यम से होगा, जो कि सामान्य होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखें तो उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान नित्य साँचे होते हैं। नित्य साँचे का मतलब ये है कि परमात्मा के माध्यम से परम तत्व शिव तत्व की बात जो प्लेटो ने कही है, तो कहा जा सकता है कि नित्य साँचे हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उसका एक साँचा रखा हुआ है। वो जो साँचा है उसको विज्ञान कहा जाता है। उसी साँचे को आधार बनाते हुए, जैसे गाय का एक साँचा रखा हुआ है,
जैसे तलवार बनती है तो इस सांचे से बनाई जाती है, तो कहने का अर्थ है कि तलवार का भी एक सांचा रखा हुआ है और उससे अलग अलग प्रकार की तलवार जो है वो दुनिया में दिखाई पड़ती है। उसी सांचे को आधार बनाते हुए एक आदर्श रूप सांचा है, जिसको मतलब आधार बनाते हुए अलग अलग प्रकार के पदार्थों का, वस्तुओं का निर्माण परमात्मा के द्वारा किया गया है। तो विज्ञान को उद्देश्य की दृष्टि से कहा जाए तो नित्य सांचे हैं। गाय का भी एक सांचा है, घोड़े का भी एक सांचा है, ऊंट का भी एक सांचा है, हाथी का भी एक सांचा है। तो कहने का अर्थ है कि ये विज्ञान क्या है, ये सांचे के तौर पर भी हैं और इन्हीं सांचों के माध्यम से संसार के अलग अलग प्रकार के अश्व, अलग अलग प्रकार की गाय, रंग रूप की गाय दिखाई पड़ती है। अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका एक आदर्श आइडियल रूप जो है वो सांचे के तौर पे है और उसी सांचे के आधार पर संसार के जितने भी विशेष वस्तुएं हैं, विशेष प्रकार के पदार्थ हैं, उनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया गया। इसलिए इसमें देखें अगर हम, तो फिर ऐसे में जो कह सकते हैं कि स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान ही इस संसार की वस्तु का स्वरूप निर्मित करेंगे, कि वही तो सांचे के तौर पे हैं, तो उनका स्वरूप कहाँ से आएगा वस्तुओं का, वो विज्ञान से ही आएगा। लेकिन परमात्मा की सत्ता उन सांचों के माध्यम से पदार्थों का, वस्तुओं का निर्माण कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा किया जाता है, तो परमात्मा की सत्ता निमित्त कारण के तौर पे आ जाएगी। निमित्त कारण का मतलब है जैसे घड़ा बनाया जाता है तो कुम्हार के माध्यम से ही बनाया जाता है। अब सांचों का उपयोग कौन करेगा, परमात्मा के द्वारा किया जाएगा, शिव तत्व के द्वारा किया जाएगा। तो प्लेटो बताते हैं कि परमात्मा के माध्यम से उन सांचों को आधार बनाते हुए उन्हीं सांचों में से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना दी जाती हैं। जैसे गाय है तो अलग रूप रंग की नस्लों की गायों को उस एक गाय का जो सांचा है उसी से बनाते हुए बना दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान नित्य सांचे हैं। सत्ता की दृष्टि से अगर विज्ञान को देखा जाए तो जो विज्ञान होते हैं वो चिद्रूप शुद्ध सत्य होते हैं, चित रूप होते हैं, चैतन्य युक्त होते हैं, शुद्ध होते हैं और सत्य होते हैं, हमेशा रहते हैं, कभी यानी नित्य होते हैं, अविकारी होते हैं, विकार नहीं पैदा होता। तो कहने का अर्थ है कि परम तत्व की अभिव्यक्ति ही होते हैं विज्ञान, लेकिन उचित रूप होते हैं, चैतन्य युक्त होते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। तो इसका मतलब है कि संसार के पदार्थ अपनी सत्ता कहाँ से लेंगे, तो ये सीधी सी बात है कि जो सत्ता लेंगे तो वो विज्ञानों से ही लेंगे। तो इसलिए चित रूप शुद्ध सत्य के रूप में विज्ञानों को माना गया है और संसार के पदार्थ अपनी सत्ता इसी विज्ञानों से लेते हैं। फिर हम रहस्य की दृष्टि से अगर विचार करें तो रहस्य की दृष्टि से देखा जाए तो परम तत्व की अभिव्यक्ति है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान खुद अपना निर्माण नहीं कर सकते। अगर वो नित्य सांचे के तौर पे माने जाएं तो उनका निर्माण किसी न किसी ने किया होगा, तो वो अभिव्यक्ति हैं, परम तत्व की अभिव्यक्ति हैं और वो परम सत्ता को ऐसे जाना नहीं जा सकता। वो सच्चिदानंद सत्ता है, जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्ता है, वो परमानंद सत्ता है और उसी सत्ता की अभिव्यक्ति है ये विज्ञान। तो इस आधार पर हमने देखा कि आदर्शवादी आइडियलिज्म वाली विचारधारा जो प्लेटो के दर्शन में इस रूप में दिखाई पड़ती है। अब हम बर्कले की विचारधारा को देख लेते हैं, जो बाद के दार्शनिक हैं। बर्कले बताते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। उनका कहने का अर्थ ये है कि जो हम बाह्य सत्ता को देखते हैं, बाहर के जो पदार्थ हमको दिखाई पड़ते हैं, संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से जिनकी प्रतीति आत्मा को होती है, तो कुछ ऐसे विज्ञान हैं, कुछ ऐसे गेय पदार्थ हैं जिनका स्वसंवेदन के तौर पर आत्मा खुद निर्माण करती है। यानी सत्ता का आधार चेतना में है, भौतिक पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है। जो हमें चीज़ें संसार में ठोस रूप में दिखाई देती हैं, उस रूप में बाहर वो चीज़ें नहीं हैं। वो सब एक कह सकते हैं कि इमेज है जो हमारी आत्मा में डाली जाती है। कुछ इमेज ऐसी होती है, कुछ संवेदन ऐसे होते हैं जो परमात्मा के द्वारा बनाए जाते हैं, चेतन होते हैं, ठोस नहीं होते। जैसे स्वप्न में हम चीज़ों को देखते हैं, वैसे ही बस चीज़ों का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण चेतना के तौर पर, कॉन्शियसनेस के तौर पर परमात्मा के द्वारा किया जाता है, आत्मा में डाल दिया जाता है और आत्मा को संसार के अलग अलग प्रकार के पदार्थ बाहर दिखाई पड़ते हैं, जबकि वो बाहर नहीं होते हैं, आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं, डाल दिया जाता है उनका संवेदन परमात्मा के द्वारा। इसलिए वो बताते हैं सत्ता अनुभव मूलक है, यानी जो चीज़ आत्मा के अनुभव में आएगी उसी की सत्ता होगी, और इस आत्मा में उन्होंने परमात्मा को भी शामिल कर लिया है। तो इस तरह से कहा जाए कि जो संसार के जो पदार्थ हैं जिनको विज्ञान कहा है उन्होंने, यानी संवेदन के रूप में अगर मान लिया जाए उन विज्ञानों को स्वसंवेदन के तौर पर, तो उनका आधार कौन है? उनका आधार आत्मा ही है, आत्मा या परमात्मा। क्योंकि जो विज्ञान होंगे, संवेदन होंगे, वो आत्मा के अगर बाहर है। जैसे सूरज का विज्ञान है तो सूरज की जो प्रतिबिंब सूरज का जो आ रहा है संवेदन के तौर पर, वो आत्मा के द्वारा तो निर्मित नहीं किया जाएगा, तो परमात्मा के द्वारा निर्मित किया जाएगा, लेकिन डाला जाएगा आत्मा के अंदर। आत्मा को सूरज का दर्शन होगा, दिखाई पड़ेगी सूर्य की स्थिति, लेकिन कहा जाए कि जो सूर्य का प्रतिबिंब है, संवेदन है, वो आत्मा नहीं बना सकती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं जो संवेदन रूप में परमात्मा के द्वारा बनाए जाते हैं, आत्मा
को उसकी अनुभूति होती है और कुछ स्वसंवेदन के तौर पर विज्ञानों का निर्माण आत्मा करती है। तो इस तरह से अगर विचार करें हम तो संवेदनों के रूप में, स्वसंवेदन के रूप में विज्ञानों की उत्पत्ति किसके द्वारा की जाती है? या तो आत्मा के द्वारा की जाएगी या परमात्मा के द्वारा की जाएगी। ऐसे में विज्ञान निष्क्रिय हो जाएंगे, सीधी सी बात है, उनका निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से भी सत्ता कहीं ना कहीं चेतना से युक्त होती हुई दिखाई पड़ती है बर्कले की विचारधारा में। अब हम आते हैं ग्रीक ही एक दार्शनिक जो भौतिकवादी है, डिमाक्रिटस है। वो बताते हैं कि वास्तविकता परमाणुओं में है। परमाणु ही जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से उनको जाना नहीं जा सकता। ये परमाणु जो होते हैं वो नित्य होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। अगर हम परमाणुओं के बारे में विचार करें तो परमाणुओं के अंदर आकार प्रकार की दृष्टि से भेद दिखाई पड़ता है, गुण की दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है। परमाणु पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त होते हैं। आकाश की भी सत्ता मानी है डिमाक्रिटस ने। उन्होंने बताया है कि परमाणु कुछ भारी भी होते हैं, कुछ हल्के भी होते हैं। जो भारी परमाणु होते हैं वो केंद्र में बैठ जाते हैं और हल्के परमाणुओं को ऊपर ढकेल देते हैं। केंद्र में बैठ करके फिर हम देखें परमाणुओं के माध्यम से ही वायु का निर्माण होता है, फिर जल का निर्माण होता है, फिर पृथ्वी का निर्माण होता है, फिर पृथ्वी से जीवों की उत्पत्ति होती है और फिर अग्नि के परमाणुओं से जीवों को कहीं ना कहीं ऊर्जा या ताप की प्राप्ति होती है। और फिर हम कह सकते हैं कि आत्मा का निर्माण इन्हीं परमाणुओं की वजह से होता है इस शरीर के अंदर। यानी परमाणु ही मूल होते हैं और यही परमाणु जो है वो इस पूरे संसार का आधार हैं। आत्मा और परमात्मा की जो विचारधारा है वो सत्य नहीं है। परमाणुओं के विशेष संयोजन से ही आत्मा की उत्पत्ति, चेतना की उत्पत्ति इस भौतिक शरीर में हो जाती है। और जब परमाणु अलग हो जाते हैं तो शरीर नष्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि परमाणुओं की ही सत्ता है, बाकी किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। तो भौतिकवादी विचारक जो हैं वो डिमाक्रिटस ये बताते हैं कि सत्ता का मूल जो भौतिकता को स्थापित करते हैं और परमाणुओं को बता देते हैं सत्ता का आधार परमाणु ही जो है इस संसार को रूप रंग देते हैं। उनका अलग अलग प्रकार से संयोजन होता है, मेल होता है, जिससे संसार के अलग अलग प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। तो परमाणुओं को आधार बनाया है। अब हॉब्स की विचारधारा को देखा जाए तो हॉब्स भी यही बात बताते हैं। वो बताते हैं कि जो संवेदन हमें भौतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इन्हीं संवेदनों के आधार पर हम जो विचार करते हैं तो वो जो संवेदन हमको बाहर से मिलते हैं उन्हीं को हम घटाते बढ़ाते रहते हैं। यानी सत्ता का आधार हॉब्स ने भी कहीं ना कहीं भौतिकवाद में ही बताया है और आत्मा परमात्मा की विचारधारा को नहीं मानते हैं। अगर हम आज की विचारधारा देखें जिसमें एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म मिलता है, उन्मूलनवादी भौतिकवादी विचारधारा मिलती है, तो उसके दार्शनिक बताते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा मन की विचारधारा है वो इसलिए कि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मस्तिष्क के ऊपर बहुत शोध नहीं हुआ था। जो न्यूरो साइंस है वो डेवलप नहीं हुई थी, भौतिक विज्ञान का भी उतना विकास नहीं हुआ था। अगर हम सुख दुख की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क से ही जुड़ी हुई रासायनिक परिवर्तन, न्यूरॉन्स में परिवर्तन होता रहता है, जिसके वजह से जब रासायनिक परिवर्तन होता है सुख और दुख की स्थिति हमारे मन में पैदा होती है। तो इस तरह से एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म है उसमें बताया जाता है कि जो वास्तविकता कहीं ना कहीं मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, बाकी आत्मा परमात्मा की विचारधारा भी मन से यानी मस्तिष्क से, न्यूरो साइंस से ही जुड़ी हुई है। और ये जो आत्मा परमात्मा की विचारधारा ये शाब्दिक कह सकते हैं कि परिवर्तन रहा है प्राचीन काल में, क्योंकि इतना विकास मन के बारे में शोध नहीं हुआ था, भौतिक विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, इसलिए ये विचारधारा दिखाई पड़ रही है। हम कहीं ना कहीं न्यूरो साइंस में ही इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो भौतिकता को ही आधार बनाया गया है। डायलेक्टिकल मटेरियल्स में अगर कार्ल मार्क्स की विचारधारा देखी जाए तो वो भी बताते हैं कि इस भौतिक संसार को ही उन्होंने वास्तविक माना है। वो बताया कि चेतना के उदय इसी सामाजिक यानी जो प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ हैं इसी से समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से मनुष्य के अंदर चेतना का उदय हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी गरीब और अमीर के बीच में संघर्ष होता है तो समाजवाद का जन्म होता है। यानी पूंजीपतियों के बीच में और श्रमिक वर्ग में संघर्ष होता है। जब संघर्ष होगा तो समाजवाद का जन्म होता है। कहीं ना कहीं श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की छूटें प्राप्त होती हैं। तो ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो बताते हैं कि भौतिकता को ही वो वास्तविक मानते हैं और आत्मा परमात्मा की विचारधारा को कार्ल मार्क्स स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें कि आइडियलिज्म में और मटेरियलिज्म में अगर देखा जाए तो लंबा जो है विवाद चलता रहा है और आज तक वो चल रहा है। तो इसका एक सार आपके सामने मतलब पेश करने की कोशिश थी ताकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।